नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। शादी का मंडप सजा हुआ था, उस पर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। फेरों का रस्म पूरा होते ही जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन की मांग भरने के लिए हाथ में सिंदूर की डिबिया को लिया और दुल्हन की मांग भरी, दुल्हन बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। उसे इस हालत में देख दूल्हे ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और उसके कमरे की ओर दौड़ा। माँ, आप जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन कीजिए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया। उसे दुल्हन को चेक करने के बाद बोला, बाकी सब तो ठीक है, पर इन्होंने किसी बात का बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया है, जिसकी वजह से इनका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाते ही दूल्हे ने कहा, माँ पापा, आप गेस्ट सबको खिलाकर विदा कीजिए, मैं हूँ यहाँ। उन लोगों के जाते ही वो लड़का उस लड़की का हाथ थाम लिया और बोला, तुम ऐसा क्यों करती हो, हर बार बस अपनी ही मनमानी। जब सब कुछ तुम्हारी खुशी के हिसाब से ही हो रहा है तो फिर तुमने किस बात का इतना स्ट्रेस ले लिया है। जानती हो कि हम सबकी जान बसती है तुम में, फिर तुमने जानबूझकर अपनी तबीयत खराब कर ली। तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना हम सबको परेशान करके। अब तुम होश में आ जाओ तो बताता हूँ, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। 2-3 घंटे बाद जब उस लड़की को धीरे धीरे होश आने लगा, वह अर्ध बेहोशी की हालत में भी बरबराने लगी, नहीं, ये सही नहीं है, मैं ये शादी नहीं कर सकती, ये गलत है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, फिर तुमसे शादी कैसे। उसकी बातें सुनकर उस लड़के का गुस्सा बढ़ने लगा। उस लड़की ने अपनी आंखें खोलीं और सामने उस लड़के को देखकर उससे लिपट गई। कार्तिक, तुम इतनी जल्दी आ गए, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, पर तुम्हारे पास अब मेरे लिए वक्त ही नहीं। फिर अचानक से सामने आईने में अपनी मांग में सिंदूर को देखा, तुरंत उससे अलग हो गई। तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो अब, कहकर लड़के ने जैसे ही उसे फिर से अपने गले लगाना चाहा, उसने उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। तुम अब क्या कर रहे हो यहाँ? इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रही थी पर नहीं आए। फिर अब जब सब कुछ खत्म हो गया तब क्या करने आए हो मेरे पास? माना कि तुमने हर बार मेरे लिए जो फैसला लिया वो हमेशा सही रहता था, पर इस बार नहीं, इस बार तुमने मेरे साथ गलत किया है, बहुत गलत। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। आई हेट यू कार्तिक, आई हेट यू। मैं नहीं मानती इस शादी को। तुमने मुझे मेरे दोस्तों का गुनहगार बना दिया है। मुझे अब तुमसे नफरत है, नफरत, बस नफरत। और फिर दोबारा से बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। 10 साल पहले सुभद्रा जी बनारस गई थीं भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद जब वे मंदिर से वापस निकलकर गरीबों और भिखारियों में प्रसाद बंटवा रही थीं, उसी समय उनकी नज़र एक 7-8 साल की सांवली सी बच्ची पर पड़ी। वह बच्ची सांवली जरूर थी, पर उसके नयन नक्श किसी को भी खुद की ओर देखने पर मजबूर कर देते थे। वह बच्ची फूल बेच रही थी, जबकि वहाँ उसकी उम्र के कुछ बच्चे भीख भी मांग रहे थे। इतनी तेज धूप में उसे फूल बेचते देख सुभद्रा जी उसके पास गईं और उसे गौर से देखा। तेज धूप और भूख उसके चेहरे की चमक को मुरझा दिया था। सुभद्रा जी ने उसे कुछ पैसे देना चाहा तो वह बोली, दादी, मैं भीख नहीं मांगती, आप बस हमसे हमारी फूल खरीद लो, बस।
उसकी बात सुनकर सुभद्रा जी काफ़ी प्रभावित हुईं और फूल खरीद कर मंदिर में भिजवा दी। इससे वह लड़की काफ़ी खुश हो गई। सुभद्रा जी ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची राधिका। सुभद्रा जी, तुम कहाँ रहती हो? बच्ची ने बगल के अनाथालय की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उस आश्रम में रहती हूँ दादी माँ। सुबह मैं फूल बेचती हूँ और फिर यही बगल के एक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे भीख मांगना पसंद नहीं है। सुभद्रा जी राधिका से काफ़ी प्रभावित हुईं। उन्होंने उससे पूछा, मेरे साथ मेरे घर चलोगी? राधिका, आपका घर कहाँ है? आप मुझे अपने घर क्यों ले जाना चाहती हैं? मुझे कोई काम भी नहीं आता और फिर मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर मैं आपके यहाँ काम करूँगी तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। सुभद्रा जी उसके इस मासूम सवाल पर हंसते हुए बोली, नहीं राधु बेटा, मैं तुमसे घर के काम नहीं करवाऊँगी, बल्कि तुम बहुत अच्छा माला बनाती हो तो तुमसे मैं अपनी राधा कृष्ण के लिए माला बनवाऊँगी और भजन भी सुनूँगी। राधिका, पर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे बहुत पढ़ना है। सुभद्रा जी, मैं तुझे पढ़ाऊँगी भी। फिर सुभद्रा जी आश्रम के मैनेजर से बात करके उसे अपने साथ मुंबई ले आईं। मुंबई उसके घर आकर राधिका बहुत खुश हो गई। वह घर बहुत बड़ा था। दादी, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। इसमें तो हमारा पूरा आश्रम के सभी कमरे भी समा जाएं तो बहुत सारा जगह बचेगा। मैं तो इसमें खो ही जाऊंगी। वह इधर से उधर पूरे हाल में खुश होकर दौड़ रही थी। अचानक से वह एक 12 साल के लड़के से टकरा गई। वह लड़का था सुभद्रा जी का पोता कार्तिक। कार्तिक, ये लड़की तुम कौन हो और हमारे घर के अंदर कैसे चली आई? और ये गिलहरी की तरह क्यों भाग रही हो? देखकर नहीं चल सकती क्या? मेरे सारे बुक्स नीचे गिरा दिए हैं। राधिका उसके डांटने से डरकर सुभद्रा जी के पीछे छुप गई। आरती और विजय प्रताप जी भी अब तक नीचे आ गए थे। आरती राधिका को हैरत से देखते हुए बोली, माँ आप कब आईं और ये प्यारी सी बच्ची कौन है? विजय प्रताप भी माँ के पैर छूते हुए यही सवाल दोहराया तो सुभद्रा जी बोली, ये राधिका है, हमें बनारस में मिली थी। और फिर अ, उन्हों लोगों को सारी बात बता दी और राधिका को अपने पास बुलाते हुए बोली, माँ ये आपने बहुत अच्छा किया, कितनी प्यारी बच्ची है। इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरे पास। राधिका उनकी बात सुनकर सुभद्रा जी के पीछे छिप गई, क्योंकि अभी अभी तो उसे कार्तिक ने डांटा तो उसे लगा शायद वे लोग भी उसे डांटेंगे। इसीलिए वो डरकर दादी के पीछे छिप गई। सुभद्रा जी ने उसे अपने पीछे छिपते देखा तो उन्होंने कहा, आओ राधु, डरो नहीं, जाओ इनके पास, ये तुम्हें डांटेंगे नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। ये मेरा बेटा विजय और बहू आरती है। ये सुनकर वह धीरे से उनके पास गई और उनके पैर छूते हुए बोली, आप आंटी हैं और ये अंकल हैं ना? आरती हंसते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बेटा, पर आज से तुम हमें माँ और इन्हें पापा बोलोगी। इस पर कार्तिक बोला, माँ ऐसे कैसे? ये गिलहरी आपको माँ क्यों बोलेगी? आप केवल मेरी माँ हो। और दादी माँ, आप इस आफत की पुड़िया इस गिलहरी को यहाँ क्यों लेकर आई हो? देखिए तो इसने आते ही मेरे सारे बुक्स नीचे गिरा दिए हैं। इस पर राधिका तुनक कर बोली, मैं गिलहरी नहीं हूँ, राधु कहते हैं सब मुझे। राधिका नाम है मेरा। कार्तिक, ठीक है, जो भी नाम हो, पर तुम मुझसे दूर ही रहना और मेरी माँ को माँ मत बोलना, वरना ... उसे आंख दिखाते हुए बोला तो आरती उसे डांटते हुए बोली, कार्तिक ये क्या तरीका है बात करने का? और राधु बेटा, तुम मुझसे माँ कह सकती हो। आरती जी के डांटने से कार्तिक का मुंह लटक गया।
राधिका को उसका लटका हुआ मुंह देखकर अच्छा नहीं लगा तो वह बोली, मैं आपको आंटी माँ और अंकल को अंकल बोलूँगी। और जल कुकड़े, अब तो तू खुश है ना। और फिर वह सुभद्रा जी के पास बैठ गई। दादी, आप कितनी प्यारी हो, और आपके बेटे बहू भी, पर आपका पोता इतना खड़ूस क्यों है? आप उसे प्रसाद वाली मीठी गोली नहीं खिलाती हो क्या? उसके बोलने पर सुभद्रा जी की उसे आंखें दिखाते हुए बोली, शैतान की पुड़िया, पोते को आते ही तंग करना शुरू कर दी। मेरा पोता खड़ूस नहीं, बहुत प्यारा है। वह क्या है ना कि उसे अपनी किताबों से बहुत प्यार है, और तूने तो आते ही उसकी किताबें गिरा दी, इसीलिए वह बस तुमसे नाराज हो गया है, वरना वो बहुत ही प्यारा है। राधु, ओ तो ये बात है। अच्छा ठीक है जल कुकड़े, मैं तेरी किताब रोज अच्छे से साफ करके सजा दिया करूँगी, तब तुम मुझसे नाराज नहीं रहोगे ना। और फिर से सुभद्रा जी के बोली, अच्छा दादी, मुझे बता दो आपका बगीचा कहाँ है, मैं फटाफट से आपको पूजा के लिए माला बना देती हूँ। आरती, अरे बेटा, आज आराम कर लो, आज तो पूजा भी हो चुकी है, कल से माला बना लेना। सुभद्रा जी उसे अपने कमरे में लेकर जाने लगी। आरती, राधु आज से मेरे साथ मेरे ही कमरे में रहेगी। आरती, ठीक है ना माँ? कार्तिक अपनी बुक समेट कर अपने कमरे में चला गया। कितनी बोलती है, और देख कर तो चलती ही नहीं, बिल्कुल गिलहरी की तरह फुदकती रहती है। आते ही मेरे बुक्स गिरा दिए और मेरे माँ पापा को भी अपना बना लिया। ठीक है, जो करना है करे, जैसे रहना है रहे, मेरे बुक से मेरे कमरे से दूर ही रहे, कहकर वह अपने बुक शेल्फ में अपनी किताबें सेट करने लगता है। कार्तिक आरती की विजय जी का इकलौता बेटा था। वह बहुत कम ही बोलता था और अपनी माँ पापा और दादी से बहुत प्यार करता था। उसकी दुनिया उसकी किताबों में ही सिमटी हुई थी। वह अपने किताबों और अपने सामानों को बहुत ही सलीके से रखता था। अपने परिवार के अलावा उसके बस दो ही दोस्त थे, एक था जय और एक था रुद्र। जय एक अनाथ पर खुशमिजाज लड़का था जो स्कूल के फादर के साथ रहता था और कार्तिक के ही क्लास में पढ़ता था। केजी से ही वह कार्तिक के साथ था। कार्तिक हमेशा छुट्टियों में फादर से परमिशन लेकर उसे अपने घर ले आता था, जहां उसे आरती जी और विजय जी के रूप में माँ पापा का प्यार मिल जाया करता था। विजय जी बहुत कोशिश किए कि जय उसके साथ उनके घर पर ही रह जाए, पर वह छोटी उम्र में ही बहुत खुददार था। रुद्र कार्तिक के बुआ का लड़का था। कार्तिक की बुआ शांति जी बहुत ही कड़े मिजाज की थीं। पति की मौत के बाद अपने स्वभाव के कारण उनकी अपनी ससुराल में बनी नहीं, तो वे अपने 5 साल के बेटे रुद्र के साथ अपने मायके आ गईं। तब से वे दोनों माँ बेटे यहीं रहते हैं। उनका बेटा रुद्र उनके ठीक विपरीत था। वह बहुत ही मिलनसार लड़का था। घर में सबसे ज़्यादा उसकी कार्तिक से ही पटती थी। कार्तिक ने उसे अपने ही घर में कमरे में रख लिया था। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे की परछाई बन चुके थे, पर स्वभाव दोनों का अलग था। कार्तिक जहाँ कम बोलता था, वहीं रुद्र चच्चे की तरह बातूनी तो नहीं, पर हमेशा सबको हंसाने वाला था। तीनों एक साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, जिससे दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो चुकी थी। पर शांति जी को जय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह रुद्र को हमेशा उससे दूर ही रहने को कहती थी। तो आइए हम देखते हैं राधिका के लिए उनका क्या रिएक्शन था। सुभद्रा जी राधिका को अपने कमरे में लेकर जाने लगीं। उसी समय शांति वहाँ आई। अरे माँ पापा, आप कब आए हैं, और ये नई नौकरानी कौन है? सुभद्रा जी,
मिल गई फुर्सत तुझे अपनी माँ से मिलने की, और ये नौकरानी नहीं राधिका बिटिया है। मैंने इसे अपने बच्ची को अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ। अपने साथ अब ये मेरे साथ मेरे ही कमरे में रहेगी। और हाँ, जितना तुम लोगों को मेरा सम्मान करते हो इतना ही ये मेरी प्यारी राधु भी देना होगा। शांति इस पर मुंह बनाते हुए बोली, क्या माँ, आपका और भाई का बस चले तो आप लोग इस घर को अनाथालय ही बना डालो। पहले वह जय क्या कुछ काम था क्या जो आप इस लड़की को उठा लाई उसकी का। जी उसे घबराया हुआ देख शांति को डांटते हुए बोली, खबरदार, जो आज के बाद राजू को कुछ भी कहा तो। और ये घर मेरे पति का है, मुझे जिसने मन होगा मैं रखूंगी, जिससे मन होगा मैं घर के बाहर कर दूंगी। और तुम बोलने वाली कुछ नहीं हो, इसीलिए बेहतर होगा कि अपना अपने बेटे का ख्याल रखो। चलो अब यहाँ से चलो, मुझे अब आराम करना है। आओ राधु बेटा, तुम थक गई होगी, कुछ देर आराम कर लो। शांति ये सुनकर वहाँ से चली गई। उनके वहाँ से जाते ही रुद्र आया और सुभद्रा जी से लिपट गया। वाह नानी, आपने तो मम्मा की छुट्टी ही कर दी। क्या डांटा आपने उन्हें? वैसे नानी ये कौन है? क्या ये हम लोगों के साथ ही रहने वाली है? क्या ये हम लोगों के साथ ही खेलेगी भी? वह सारी बातें एक ही सांस में बोल गया। फिर उसने राधिका से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम नानी के साथ बनारस से आई हो, वहाँ तुम किसके साथ रहती थी? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम यहाँ आ गई तो तुम्हें उनकी याद नहीं आएगी? अच्छा छोड़ो, उनकी याद आए ना आए तो मेरे पास आ जाना, और मैं कार्तिक मिलकर तुम्हें अपने साथ खिलाएंगे। फिर तुम उन्हें भूल जाओगी। तुम खेलोगी ना हमारे साथ? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो? क्या मैं ये बोलती नहीं है क्या? नानी, आप किसे ले आई हो? ये तो बोलती ही नहीं, और फिर हमारे साथ खेलेगी कैसे? उसे चुप देख कर बोला। उसके इतना बोलते ही राधु खिलखिला कर हंस पड़ी। अरे बाप रे, कितना बोलते हो, थकते नहीं हो क्या बोलते बोलते? इस पर रुद्र ताली बजाकर हंसा। अरे भाई, तुम तो बोलती भी हो। सुभद्रा रुद्र को गले लगाते हुए बोली, हाँ बेटा, ये बोलती भी है, वो भी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसका नाम राधिका है, ये हमारे साथ ही रहेगी। और हाँ, तुम इससे दोस्ती करोगे तो ये तुम्हारे साथ जरूर खेलेगी। क्यों राधु, मेरे रुद्र के साथ खेलोगी ना? राधु तो इसका नाम रुद्र है, पर दादी, इसने भी उस जल कुकड़े की तरह मुझे डांटा तो। रुद्र, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं डांटूंगा तुम्हें। पर ये जल कुकड़ा कौन है? सुभद्रा जी, राधु आपका नाम कार्तिक है, जल कुकड़ा नहीं है। उसे जल कुकड़ा कहकर मत चिढ़ाया करो, वह इससे और चढ़ जाएगा। उसे प्यार से डांटी राधु। ठीक है दादी, नहीं कहूँगी, पर वह मुझसे डांटा तो जरूर बोलूँगी। रुद्र इस पर हंसते हुए बोला, नानी, राधु ने कार्तिक को अच्छा नाम दिया है, जल कुकड़ा मुझे भी पसंद आया। मैं भी अब से उसे यही कहूँगा। इस पर राधु जल्दी से बोली, नहीं नहीं, तुम उसे जल कुकड़ा मत कहना, वरना वह मुझ पर और गुस्साएगा। सुभद्रा जी, अच्छा ठीक है, तुम दोनों खेलो, मैं तब तक आराम करती हूँ, कहकर बिस्तर पर लेट गई। राधु रुद्र के साथ कमरे से बाहर आ गई। राधु रुद्र को मोटी खड़ूस आंटी कौन थी? कमरे से बाहर आते हुए पूछा। रुद्र, वह मेरी मॉम थी और कार्तिक की बुआ। उसके सवाल पर हंसते हुए बोला। तब तो सॉरी रुद्र। उसका जवाब सुनकर राधु ने अपने दोनों कानों को पकड़कर मासूमियत भरे अंदाज में बोली, रुद्र, क्यों सॉरी क्यों? उसके हाथ को कानों से हटाते हुए कहा। राधु, मुझे पता नहीं था कि वह तुम्हारी माँ है, और मैंने उन्हें खड़ूस बोल दिया।
मासूम सा पप्पी के बना कर बोली तो उसके दोनों गाल पकड़कर रुद्र खींच लिया। कोई बात नहीं, उनकी आदत है बोलने की, तुम ध्यान मत देना। मैंने देखा था तुम डर गई थी और तुम इस मुँह बना पर कितनी क्यूट लग रही थी। राधु इस पर हंसती। हाँ, पर अब नहीं डरूंगी क्योंकि दादी है ना मुझे बचाने के लिए। फिर दोनों बात करते करते कार्तिक के कमरे में चले गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।